हेलो एवरीवन, आई एम रजनी और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वॉइस का कॉन्सेप्ट कि आखिर वॉइस होता क्या है। जब भी मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ ना कि वॉइस होता क्या है, तो या तो वो ब्लैंक हो जाते हैं या फिर कहते हैं कि एक्टिव और पैसिव। देखिए, गलती उनकी नहीं है, उनको किसी ने बताया ही नहीं कि वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे सिचुएशंस में हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। उनको बस सीधे बता दिया गया एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, उन्होंने जब कॉन्सेप्ट नहीं समझा। एक बात बताइए, अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो इमारत आप अगर लंबी बनाएंगे, ऊंची बनाएंगे, तो वो टिकाऊ नहीं होगी। इसीलिए हमेशा आपको वॉइस में दिक्कत आती है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पहले समझेंगे वॉइस के पीछे का कॉन्सेप्ट और कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम लोग वॉइस का यूज़ करेंगे, पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। वॉइस जो है ना, ये रिलेशनशिप बताता है। किसके किसके बीच रिलेशन बताता है? वॉइस पार्टिसिपेंट्स और एक्शन के बीच। ध्यान दीजिएगा, दो टर्म मैंने यूज़ किया, पार्टिसिपेंट्स और एक्शन के बीच संबंध बताता है। तो बात आती है एक्शन, तो समझ में आ गया कि एक्शन यानी वर्ब। ठीक है, ये पार्टिसिपेंट्स कौन है? आप ही सोचिए, पार्टिसिपेंट्स कौन हो सकते हैं? किसी भी एक्शन को करने वाला यानी उसका डूअर यानी सब्जेक्ट, और उस एक्शन को रिसीव करने वाला रिसीवर यानी कि ऑब्जेक्ट। यानी कौन कौन हो गए? किसके किसके बीच रिलेशन बताता है? एक्शन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर, इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। इनका रिलेशन बताता है वर्ब के साथ। कोई भी एक्शन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप सब्जेक्ट के सिर पर डालकर कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा आप ऑब्जेक्ट के सिर पर डालकर कर सकते हैं। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। द कैट किल्ड द माउस। ठीक है, इसी सेंटेंस को हम लोग घुमा के लिखें अगर, तो ऐसे लिख सकते हैं, द माउस was killed by the cat। ठीक है, जरा पहले सेंटेंस को एनालाइज कीजिए। एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन और पार्टिसिपेंट समझिए। एक्शन क्या हो रहा है? किल्ड। ठीक है, इस एक्शन का डूअर कौन है? मारने का काम कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे कैट जो है ये डूअर है, यानी ये सब्जेक्ट अपनी जगह पर है ना, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, यानी एक्शन हो रहा है सब्जेक्ट के सिर पर डालकर। एक्टिव सेंटेंस इसको कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिसीव करने वाला कौन है इस एक्शन को? इस एक्शन को रिसीव करने वाला है माउस। ये है आपका रिसीवर। फल इसी पर पड़ रहा है। किसको मारा? तो चूहे को। रिसीवर यानी ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इतना तो समझ में आया। अब आइए यहाँ पर, द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। ठीक है, किल्ड ये एक्शन हो गया। डूअर कौन है? तो आप कहेंगे कैट यहाँ पर कहाँ चला गया? देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर था और ये कैट जो डूअर है ये कहाँ चला आया? यहाँ चला आया। ठीक है, और माउस कहाँ चला गया? माउस रिसीवर है, ये यहाँ चला आया। अब ध्यान दीजिएगा, ज़रा ध्यान दीजिए। द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। तो इस सेंटेंस में देखिए, तो जो सब्जेक्ट था, ठीक है, कैट, वो यहाँ पर क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। और जो रिसीवर था वो कहाँ चला आया? ऑब्जेक्ट कहाँ चला आया? सब्जेक्ट की जगह पर, यानी ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। क्लियर है? देखिए होता क्या है, ये ऐसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। होता क्या है, सब्जेक्ट जो है ना, ये अपना पावर पास ऑन कर देता है। क्या करता है? अपना पावर पास ऑन कर देता है। पास ऑन करना मतलब अगर मैं कहूँ कि इस वस्तु को आप पास ऑन कीजिए, मतलब वहाँ से मुझे दीजिए। ठीक है, तो इसने क्या किया? अपने पावर को पास ऑन कर दिया। किसको? माउस को। तो जब पावर इसको मिल गया तो ये बन गया, ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। पास ऑन, ध्यान दीजिएगा, रिलेट कीजिए पैसिव से। पास ऑन यानी पैसिव। तो इसने अपना पावर दे दिया माउस को, तो माउस क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर। ठीक है, और इसका पावर तो खत्म हो गया क्योंकि इसने माउस को ट्रांसफर कर दिया अपना पावर। तो जब इसका पावर खत्म हो गया तो अब ये एक्टिव रहा? नहीं,
पावर खत्म यानी ये निष्क्रिय हो गया, और निष्क्रिय का इंग्लिश क्या होता है? पैसिव। निष्क्रिय का इंग्लिश क्या होता है? पैसिव। बोलिए, समझ में आया? तो ये जो सेंटेंस है ये किस में है? पैसिव में, जहाँ पर ऑब्जेक्ट के सिर पर डालकर एक्शन किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो गई, ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर सब्जेक्ट। क्लियर है कॉन्सेप्ट इसका? तो एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इसको, ध्यान दीजिए। आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आर being taught by me। चल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्शन क्या है? टीचिंग। इस एक्शन का डूअर कौन है? मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रही हूँ। डूअर कौन है एक्शन का? कौन कर रहा है ये एक्शन? तो मैं। यहाँ पर ये डूअर है यानी ये क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है। टीचिंग के काम को रिसीव कौन कर रहा है? तो आप लोग रिसीव कर रहे हैं, स्टूडेंट्स रिसीव कर रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स क्या हो गया? रिसीवर। ठीक है, यानी रिसीवर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रही हूँ, इसी सेंटेंस को ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि विद्यार्थी मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया? ध्यान दीजिए, एक्शन क्या है? टीचिंग का ही ना। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो मैं। यहाँ पर यही डूअर आई था, और यहाँ पर ये डूअर कहाँ चला आया? यहाँ पर चला आया। किस जगह पर? तो ऑब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? सब्जेक्ट ने अपना पावर पास ऑन कर दिया किसको? ऑब्जेक्ट को। पावर जब इसको मिल गया तो ये बन गया क्या? ये जो रिसीवर है ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। ठीक है, यानी इसको हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। पावर इसको मिल गया, तो जब इसका पावर खत्म हो गया तो ये कहाँ चला आया? कहाँ चला आया? ऑब्जेक्ट की जगह पर। समझ में आई बात? यानी प्रधानता किसकी हो गई? डोमिनेंस किसका हो गया? तो डोमिनेंस हो गया ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट के सिर पर डालकर काम किया जा रहा है, तो ये सेंटेंस क्या है? पैसिव में है, जहाँ की सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट पहले था वो सब्जेक्ट एकदम पैसिव हो गया, निष्क्रिय हो गया, क्योंकि उसने अपना पावर ट्रांसफर कर दिया किसको? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के सिर पर डाल दिया सब कुछ। समझ में आई बात? तो अब बात आती है, ध्यान दीजिए, कि सेंटेंस को देखकर हम कैसे पहचानें कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। आप एक सेकंड में पलक झपकते बता देंगे कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। ये कैसे संभव है? तो आपको केवल और केवल वर्ब पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? वर्ब पर। क्यों? क्योंकि वर्ब का ही पैसिव होता है। इसको बात में, इस बात को आप माइंड में बैठा लीजिए, वर्ब का ही पैसिव होता है। तो आपको केवल और केवल वर्ब को देखना है। ठीक है, यदि वर्ब का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऐसा बी फॉर्म प्लस V3, तो गिवन सेंटेंस आपका पैसिव में है। अगर नहीं तो गिवन सेंटेंस आपका एक्टिव में है। तो V3 तो समझ में आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ये होना चाहिए, अनिवार्य है। ये बी फॉर्म भी होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। बी फॉर्म क्या है? अब इसको समझिए। बी के 8 फॉर्म्स होते हैं। कितने? 8 फॉर्म्स। V1 में हम लोग यूज करते हैं एम, आर और बी। 3 हो गए। V2 was were, V3 been, V4 being और V5 is। कुल मिला के 8 फॉर्म्स। इन 8 में से, किन 8 में से? एक बार बोलिए। एम, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। कौन कौन? इज, एम, आर, वॉज, वेयर। इज, एम, आर, वॉज, वेयर और साथ ही साथ बी, बीन और बीइंग। हो गया ना 8? बी, बीन और बीइंग। कौन कौन से फॉर्म्स हुए बी के? बी के फॉर्म्स हुए इज, एम, आर, वॉज, वर। बी से बने शब्द बी, बीन और बीइंग। ठीक है, इन 8 में से आपको कोई भी एक दिख जाए, इन 8 में से कोई भी एक दिख जाए और साथ ही साथ वर्ब का तीसरा रूप भी हो, तभी वो सेंटेंस पैसिव में कहलाएगा। साथ ही साथ वर्ब का तीसरा रूप भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल बी फॉर्म दिख गया तो हम कह देंगे कि पैसिव है। जैसे एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वॉज, वर।
के साथ वर्ब का चौथा रूप जाता है कि नहीं कंटिन्यूअस टेंस में? इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी तो होता है, तो हो जाएगा वो पैसिव? नहीं, इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा तभी वो पैसिव कहलाएगा। अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। क्या केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो वो पैसिव कहलाएगा? जैसे परफेक्ट टेंस में आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, जरा इस सेंटेंस में देखिए कहीं भी बी फॉर्म है? कंप्लीटेड दिख रहा है और हैव तो बी फॉर्म नहीं होता है, तो केवल V3 से मतलब नहीं है, बी फॉर्म भी होना चाहिए, दोनों का रहना ज़रूरी है, और अगर दोनों हैं तो सेंटेंस क्या है? पैसिव में। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे? यदि बी फॉर्म है और साथ ही साथ V3 का भी स्टिकर लगा हुआ है तो वो सेंटेंस किस में है? पैसिव में है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो सेंटेंस एक्टिव में है। बी फॉर्म प्लस V3 नहीं है तो सेंटेंस एक्टिव में है। पहचानिए इन सेंटेंसेस में, इट विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। देखिए तो बी फॉर्म दिख रहा है, बी है कि नहीं, और साथ ही साथ फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन वर्ब का तीसरा रूप, यानी कि गिवन सेंटेंस किस में है? बी फॉर्म प्लस V3, यानी ये सेंटेंस आपका है पैसिव में। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, 100 रुपी नोट वॉज गिवन। वर्ब पर केवल ध्यान दीजिए, वर्ब पर। आप इन बाई वगैरह पर मत जाइए, प्रीपोजिशन पर मत जाइए। बिना प्रीपोजिशन के भी पैसिव के सेंटेंसेस हो सकते हैं, प्रीपोजिशन पर मत जाइए, वर्ब को देखिए, केवल वर्ब पकड़िए। वॉज गिवन, ठीक है। गिव, गिव, गिवन वर्ब का तीसरा रूप है ना। और वॉज क्या बी फॉर्म नहीं है ना? बी फॉर्म देखिए V2 में यूज होता है, बी फॉर्म्स में वॉज, वर, यानी बी फॉर्म प्लस V3 दोनों है, तो ये गिवन सेंटेंस भी पैसिव में है। अब बोलिए पलक झपकते बता देंगे ना, तो इसमें बताइए तो वर्ब कहाँ है? वर्ब को केवल पकड़िए तो कहेंगे लैंडेड, है ना वर्ब, और कोई वर्ब तो है नहीं इसमें। कहाँ दिख रहा है इसमें बी फॉर्म? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बींग, बी फॉर्म तो है ही नहीं। तो जब बी फॉर्म है ही नहीं तो फिर ये पैसिव नहीं है, ये सेंटेंस है आपका, बोलिए वेरी गुड, एक्टिव में। क्लियर? ही हैज़ क्लीन्ड द रूम, ठीक है। हैज़ तो बी फॉर्म है नहीं, क्लीन्ड क्या है? वर्ब का तीसरा रूप। तो जब ये वर्ब का तीसरा रूप है, ध्यान दीजिए, तो क्या बी फॉर्म है कहीं भी इस सेंटेंस में? कहीं भी बी फॉर्म नहीं है, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है? बी फॉर्म नहीं है, तो गिवन सेंटेंस किस में है? एक्टिव में। अब ये आप लोग खुद बताइए, खुद बताइए। द पेरेंट्स लव शुड नॉट बी टेकन, वर्ब देखिए क्या है? क्या है? हाँ वेरी गुड, बी टेकन, बी दिख ही रहा है, टेक, टुक, टेकन वर्ब का तीसरा रूप दिख ही रहा है। जब दोनों हैं तो ये क्या है? पैसिव। आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम टुडे फ्रॉम हैदराबाद। अब इसमें बताइए तो क्या होगा? देखिए तो जैसे सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, पहले आपको दिखा आर, अगर आर के साथ V4 होगा तो वो पैसिव होगा? नहीं होगा। V3 चेक कीजिए, आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड, है ना वर्ब का तीसरा रूप, है कि नहीं है? ठीक है, यानी कि ये गिवन सेंटेंस किस में है? बी फॉर्म प्लस V3 दिख रहा है, तो गिवन सेंटेंस आपका पैसिव में है। बोलिए तो 1 सेकंड में बना कि नहीं बना? सेंटेंस को देखते आप पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं? इस सेंटेंस में कहाँ लिखा हुआ है? बाई है कहीं? बाई नहीं ना। इस सेंटेंस में देखिए तो कहीं बाई है? द पेरेंट्स लव शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, है कहीं बाई? नहीं। ही हैज, खैर ये तो एक्टिव में है, ठीक है, इसमें है बाई, ठीक है, इसमें है बाई, तो बाई से ही हम केवल नहीं कहेंगे कि पैसिव है, बिना बाई के भी ये दोनों सेंटेंसेस पैसिव में हो सकता है। तो कौन बताएगा? वर्ब बताएगा कि वो वर्ब एक्टिव में है कि पैसिव में है। बी फॉर्म प्लस V3 अगर होगा तो वो सेंटेंस पैसिव में है। बी के कौन कौन से फॉर्म्स? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। बोलिए क्लियर है 100%? बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगर हम नाक को सीधे हाथ से पकड़ सकते हैं तो घुमा के क्यों पकड़े?
है ना। अगर हम सेंटेंस को एक्टिव में बोल सकते हैं, एक्टिव में बोलना ज़्यादा अच्छा है ना, हमारे लिए आसान है, ठीक है, कि बिल्ली ने चूहे को मारा, तो हम इसको ऐसे क्यों बोलें, चूहा बिल्ली के द्वारा मारा गया, चूहा बिल्ली के द्वारा मारा गया, ठीक है। रोहित हॉकी खेलता है, हॉकी रोहित के द्वारा खेला जाता है। जब हम नाक को सीधे पकड़ सकते हैं तो घुमा के क्यों पकड़ें? हम हर सेंटेंस को एक्टिव में ना बोलें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हर सेंटेंस को एक्टिव में नहीं बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। हर सेंटेंस को आप एक्टिव में नहीं बोल सकते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जहां पर आपको केवल और केवल पैसिव स्ट्रक्चर का यूज़ करना होगा, केवल और केवल पैसिव स्ट्रक्चर का यूज़ करना होगा। इसलिए भी ज़रूरी है पैसिव जानना कि सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है। समझ में आई बात? तो वो सिचुएशंस कौन कौन से हैं जहां केवल और केवल हम पैसिव स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे? चलिए वो देखते हैं हम लोग। पैसिव वॉइस का यूज़ निम्न जगहों पर किया जाता है। पहला, जब एक्शन स्वयं नहीं हो उसे किया जाता हो। एक्शन खुद ब खुद नहीं होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग? किया जाता है उसको, ठीक है। जैसे देखिए, जूट ग्रोज इन वेस्ट बंगाल, ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों गलत है ये सेंटेंस? ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये सेंटेंस गलत इसलिए है कि जूट अपने आप ग्रो नहीं होता है, अपने आप ग्रो नहीं होता है, ठीक है। जूट उगता नहीं है, उसको उगाया जाता है। एक्शन खुद ब खुद नहीं होता है, उसको किया जाता है, किसी के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव में रखते हैं, बी फॉर्म प्लस V3। जूट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, आप ये कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। इतना ही नहीं, एक और एग्जांपल देखिए। अगर मैं कहूँ, ध्यान दीजिएगा, किसी का बर्थ बताना है, गांधी जी का ही बर्थ बताना है आपको, तो आप क्या कहेंगे? गांधी जी was born on 2 अक्टूबर, बोलेंगे ना, 2 अक्टूबर। देखिए तो आपने क्या यूज़ किया? बी फॉर्म, was, बताया था ना, बी फॉर्म इज एम आर वॉज वेयर, तो ये हो गया बी फॉर्म और ये क्या हो गया? V3। आप इस सेंटेंस को कैसे बोलते हैं? आप बोलते हैं इसको पैसिव में। पैसिव में आप इस सेंटेंस को बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जन्म, ध्यान दीजिए, जन्म स्वयं नहीं होता है, जन्म माँ बाप के द्वारा दिया जाता है। तो जब एक्शन स्वयं नहीं हो, उसे किया जाता हो, तो हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। बोले क्लियर है? किसी के बर्थ को हम लोग पैसिव वॉइस में बोलेंगे। लेकिन यही अगर डेथ हो, तो अगर कहें तो क्या कहते हैं हम लोग गांधी जी के डेथ के बारे में? कब हुई थी उनकी मौत? तो क्या कहेंगे? गांधी जी वॉज डाइड, नहीं, डाइड ऑन 30 जनवरी। अब मुझे ये बताइए कि ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में? तो अब तो आप पलक झपकते बता देंगे कि इसमें तो बी फॉर्म दिख नहीं रहा, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीन, बीइंग नहीं दिख रहा, तो ये क्या है? ये है एक्टिव में। तो किसी के डेथ को हम लोग किस में रखते हैं? डेथ को हम लोग एक्टिव में रखते हैं, क्योंकि डेथ जो है ना किसी के द्वारा नहीं होता। डेथ कैसे होता है? स्वयं होता है। तो जब एक्शन स्वयं होगा तो आप एक्टिव में रख सकते हैं, लेकिन जब एक्शन स्वयं नहीं हो, जन्म जो है वो स्वयं नहीं होता है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? पैसिव में रखेंगे। बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? अब आइए, जब सब्जेक्ट ज्ञात ना हो या इम्पॉर्टेंट ना हो, ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता ही नहीं है कि करने वाला कौन, ठीक है, तो आपको पैसिव वहाँ पर यूज़ करना ही पड़ेगा। या फिर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट ना हो, सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर, आफ्टर द वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट यानी, इसको सही कर दूं मैं, वेदर फोरकास्ट यानी मौसम की भविष्यवाणी, ठीक है। तो मौसम की भविष्यवाणी के बाद पीपल वर आस्क्ड, सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है? वर आस्क्ड पैसिव में है। तो वेदर फॉरकास्ट के बाद लोगों को कहा गया, क्या कहा गया? टू लीव द एरिया इमीडिएटली, उस एरिया को तुरंत छोड़ने के लिए। मौसम भविष्यवाणी के बाद लोगों को कहा गया उस एरिया को तुरंत छोड़ने के लिए। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अब आप कहेंगे कि किसने कहा? ये इंपॉर्टेंट है कि एक्शन इंपॉर्टेंट है? वेदर फॉरकास्ट के बाद लोगों को कहा गया उस एरिया को तुरंत इवैक्यूएट करने, तुरंत खाली करने। तो यहाँ पर एक्शन इंपॉर्टेंट है ना, कि उस एरिया को इवैक्यूएट करना है,
उस समय आप पूछेंगे किसने कहा, किसने कहा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन, बी फॉर्म प्लस स्पीक स्पोक स्पोकन, बी फॉर्म प्लस V3 का यूज हमने किया है, पैसिव सेंटेंस है ये। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो आप कहेंगे कि कौन बोलता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली हम ही लोग बोलते हैं, पीपल बोलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है नहीं, एक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पैसिव में रखेंगे। अब यहाँ देखिए, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। अब मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, एक्शन इंपॉर्टेंट होगा ना, कि उसको ले जाया जाएगा कहाँ, हॉस्पिटल, ठीक है, और वहाँ पर डॉक्टर्स उसकी इलाज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वॉज टेकन, टेक टुक टोकन टेकन, और यहाँ पर क्या है, बी फॉर्म भी है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ ही वॉज डिक्लेयर्ड, एक और पैसिव, दो सेंटेंसेस हैं, दोनों पैसिव में है, ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। तो अब आप कहेंगे कौन ले गया उसको हॉस्पिटल, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक है, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो कहेंगे किसने घोषित किया, ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर ही घोषित करेगा ना, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नहीं, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर उसको क्या, मृत घोषित कर दिया गया। सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है यहाँ पर कि कौन घोषित करेगा, तो डॉक्टर, और यहाँ पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर हो सकता है हमें ज्ञात ना हो, कोई ले गया, ठीक है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने देखा तो वो उसको ले गया, सब्जेक्ट हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। ही वॉज अरेस्टेड, वॉज अरेस्टेड देखिए, बी फॉर्म प्लस V3 है ना, तो आप क्या कहेंगे, ये पैसिव है यहाँ पर, है ना, तो आप कहेंगे किसने अरेस्ट किया, वह अरेस्ट हो गया, ठीक है, वह अरेस्ट हो गया, तो किसने अरेस्ट किया, ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस ही अरेस्ट करेगी, कि कोई और भी अरेस्ट कर सकता है नहीं ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों हम ऐसे कहें कि पुलिस अरेस्टेड हिम, ऑब्वियस सी बात है, अरेस्ट करने का काम तो पुलिस ही करेगी, पुलिस इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर अंडरस्टूड है कि पुलिस ही अरेस्ट करेगी, इसलिए इसको मैंने पैसिव में बनाया, ही वॉज अरेस्टेड, वह पकड़ा गया, वह पकड़ा गया। तो बोलिए समझ में आया कि पैसिव वॉइस का यूज़ हम लोग इन दो केसेस में करते हैं, कब कब, जब एक्शन खुद ब खुद नहीं होता है, झूठ अपने आप नहीं उगता है, ठीक है, उसको उगाया जाता है, तो पैसिव का यूज़ करेंगे, या फिर जन्म अपने आप नहीं होता है, किसी के द्वारा दिया जाता है, तो हम लोग उसको किस में बोलेंगे, किसी के द्वारा दिया जाता है तो पैसिव में, खुद ब खुद एक्शन नहीं होता है। और कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ सब्जेक्ट हमें पता ही नहीं है, तो फिर सेंटेंस बनाएंगे कैसे, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस को पैसिव में लिखेंगे, या फिर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना हो तो बोलिए क्लियर है वॉइस का कॉन्सेप्ट 100%। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।